+1 क्लास के दूसरे चैप्टर में प्राथमिक आंकड़ों के बाद आज हम शुरू करेंगे द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। इनके बारे में पहले भी बात हो चुकी है, तो इसकी परिभाषा से हम शुरुआत करते हैं। सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक आंकड़े वो आंकड़े हैं जो पहले से ही अस्तित्व में हैं और जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर में नहीं बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए थे। इतना जो हम प्राथमिक आंकड़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, अब आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं। वो आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता खुद जाकर इकट्ठे करता है, चाहे वो प्रश्नावली के माध्यम से करे, चाहे वो अनुसूची के माध्यम से करे, चाहे वो टेलीफोनिक साक्षात्कार करे या फिर किसी भी विधि से। अब बात आती है द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़ों को अनुसंधानकर्ता खुद इकट्ठे नहीं करता है, पहले से वो आंकड़े उपस्थित होते हैं, किसी और ने इकट्ठे किए होते हैं और हम बस उनका प्रयोग कर लेते हैं। उन्हीं आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं और जिस स्रोत से हमने ये आंकड़े प्राप्त किए हैं उसे हम द्वितीयक स्रोत कहते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक आंकड़ों के संकलन की, उनको हम कलेक्ट कैसे करते हैं। जो सेकेंडरी डाटा होता है उसको एकत्रित करने के जो मुख्य स्रोत है वो दो है। दो सोर्सेज से हमें डाटा मिल सकता है। एक है प्रकाशित स्रोत अर्थात पब्लिश्ड सोर्सेज और दूसरा है अप्रकाशित स्रोत यानी कि अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड जैसा आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि ये वो स्रोत है जिनका जो डाटा था वो प्रकाशित हो चुका है, मतलब कहीं ना कहीं छप चुका है। अप्रकाशित स्रोत वो होते हैं जो अनुसंधानकर्ता ने आंकड़े इकट्ठे किए और अपने पास रखे, कहीं प्रकाशित नहीं करवाया, ना किसी समाचार पत्र में, ना किसी मैगजीन में, ना कहीं कोई पत्रिका निकलवा कर या किसी वेबसाइट पर, कहीं भी वो उपलब्ध नहीं है, बस अनुसंधानकर्ता के पास ही है। ऐसे स्रोत को हम बोलते हैं अप्रकाशित या अनपब्लिश्ड सोर्सेज। इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो प्रकाशित स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात आती है नंबर 1 पर सरकारी प्रकाशन यानी कि गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। तो सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, उनके जो अलग अलग विभाग है वो सूचनाएं इकट्ठी करते हैं और उनको पब्लिश भी करते हैं, प्रकाशन भी करते हैं। चाहे वो अपनी वेबसाइट के ऊपर करे, चाहे अपनी किसी पत्रिका के अंदर करे या कोई गैजेट निकाल कर करे। जैसे कि बजट आता है वो भी एक सरकारी प्रकाशन है, उसके अंदर भी हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती है। जनगणना होती है वो भी एक सरकारी प्रकाशन है। इसके अलावा मैं थोड़े से आपको नाम बता देता हूँ जो प्रकाशन है। स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, लेबर गजट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन। तो ऐसी बहुत सी पत्रिकाएं हैं जिसके अंदर सरकारी जो पब्लिकेशंस है, सरकारी जो आंकड़े हैं वो छपते हैं। ये विश्वसनीय होते हैं क्योंकि सरकार जब भी कुछ छापती है बहुत ज़्यादा अध्ययन के बाद सही और सटीक आंकड़े होते हैं। उसके बाद दूसरा है अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी प्रकाशन होता है कुछ संस्थाएं जैसे कि नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम, ये भी बहुत सारी चीज़ों के आंकड़े हमें प्रदान करते हैं, जैसे कि शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, जन्म दर, मरण दर, बहुत सारी चीज़ें। तो ये आता है अर्ध सरकारी प्रकाशन के अंदर। उसके बाद है समितियों व आयोगों की रिपोर्ट। बहुत सारी समितियां बनाई जाती है, आयोग बनाए जाते हैं। आप अपनी कक्षाओं में पढ़ते आए होंगे कि ये आयोग बना था, साइमन कमीशन बना था कभी, तो ऐसे आयोग बनते हैं। अपने एक समिति बनी थी, क्या नाम है, संविधान लिखने के लिए। इसी प्रकार जब भी कोई सरकार बड़ा काम करती है तो कोई ना कोई आयोग बनाया जाता है, कोई समिति बनाई जाती है, समीक्षा की जाती है। तो इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी बहुत अच्छा स्रोत है आंकड़ों के लिए या सूचना के लिए। जैसे कि वित्त आयोग, एकाधिकार आयोग, योजना आयोग,
ये अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। कोई वार्षिक होती है, कोई अर्धवार्षिक होती है, कोई साप्ताहिक होती है, तो उनके अंदर भी हमें सूचनाएं मिलती है। उसके बाद है व्यापारिक संघों के प्रकाशन। बड़े बड़े व्यापारिक संघ होते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल के कोई व्यापारिक संघ है तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि कार, जीप आदि इन सब के बारे में कुछ न कुछ प्रकाशन करते रहते हैं। इसके अलावा जैसे चीनी मिल संघ है, शुगर मिल एसोसिएशन है, वो चीनी के कारखानों से संबंधित आंकड़े प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार अलग अलग विभाग, अलग अलग व्यापारिक संघ, जैसे जो है कपड़ा यूनियन है, उनका एक अलग संघ होगा तो उनके प्रकाशन अलग होंगे। तो व्यापारिक संघों के प्रकाशन भी सूचना के अच्छे स्रोत हैं। 5वें नंबर पर आता है अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन, पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। इसके अंदर क्या होता है, कुछ संस्थाएं हैं जो खुद अनुसंधान करती हैं, कुछ विश्वविद्यालय है, कुछ कॉलेजेस हैं, तो वो अपने खुद के अनुसंधान करते हैं और उनको पब्लिश करवाते हैं, उनको प्रकाशित करवाते हैं। पब्लिश और प्रकाशित करवाने का मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं छपवाते हैं, चाहे वो कागज के ऊपर छपवाया जाए या वो इंटरनेट के ऊपर डाल दिया जाए या कोई मैगजीन छपवाई जाए, कुछ भी, मतलब वो कहीं छपवा देते हैं। छपवाने का मतलब है लोगों के लिए, भाई लोग उनको पढ़ सके। आपने कोई अनुसंधान किया, उसका प्रिंट निकाल लिया, मतलब कागज पर वो छप गई, लेकिन आपने किसी को वो दिया नहीं, आपके लिए पास ही रखा, तो वो प्रकाशित नहीं है। प्रकाशित का मतलब है कि आपने वो लोगों में बांट दिया, लोग चाहे तो उसकी कॉपी करवा कर प्रयोग कर सकते हैं। आपने इंटरनेट पर डाल दिया, लाइब्रेरी में रखवा दिया, किसी भी तरीके से, उसको हम प्रकाशित बोलते हैं। तो जो अनुसंधान है वो भी अपने शोध होते हैं वो प्रकाशित करवाते हैं उनके परिणाम, जैसे कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है। इसके अलावा भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने अनुसंधान, जो भी रिसर्च वो करते हैं, उनको प्रकाशित करवाते हैं। उसके बाद है पत्र पत्रिकाएं, जर्नल्स एंड पेपर्स। जो विद्यार्थी अपने यहाँ पीएचडी करते हैं, पीएचडी करने का अर्थ होता है किसी एक विषय के ऊपर शोध की जाए, तो उसके परिणाम जर्नल्स में छपते हैं, वो पेपर पब्लिश करवाते हैं। और कुछ पत्र पत्रिका जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, फैक्ट्स फॉर यू, इंडिया टुडे, इनके अंदर भी बहुत सारे शोध छपते हैं जिनसे हम डाटा ले सकते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, जो मैंने आपको पत्र पत्रिकाओं में बताया था कि कुछ व्यक्ति पीएचडी करने के लिए करते हैं, कुछ वैसे भी शोध करते ही रहते हैं, उनको शौक होता है या उनका कोई उद्देश्य होता है, वो खुद ही शोध करते हैं और उसको पब्लिश करवाते हैं, तो वो शोध भी कई बार सूचना के लिए उपलब्ध होते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन भी है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और विदेशी सरकारें, ये सब भी बहुत सारे शोध प्रकाशित करवाती है जिनके अंदर से हमें सूचनाएं मिलती हैं। तो ये सभी द्वितीयक स्रोत थे और उनमें से भी जो प्रकाशित होते हैं, जो पब्लिश होते हैं, वो सोर्स थे। इसके बाद हम करते हैं अप्रकाशित स्रोत। अब अनपब्लिश्ड सोर्सेज वो सोर्सेज हैं, वो सरकारें भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज के भी हो सकते हैं, निजी संस्थाओं के भी हो सकते हैं, जिन्होंने किसी उद्देश्य के लिए अनुसंधान तो किया लेकिन उनको प्रकाशित नहीं करवाया। वो व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। तो ऐसे स्रोतों को हम अनपब्लिश्ड या अप्रकाशित स्रोत कहते हैं। मान लीजिए मैंने पढ़ते हुए कोई शोध किया किसी भी विषय के ऊपर, तो जरूरी नहीं है कि सारे शोध पब्लिश होते हैं। तो जो पब्लिश नहीं हो पाते हैं, जो प्रकाशित नहीं होते हैं, उन्हें हम अनपब्लिश्ड सोर्सेज या अप्रकाशित स्रोत कहते हैं। अब द्वितीयक आंकड़ों को जानने के बाद जब हम आंकड़े प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये आंकड़े हमने नहीं बनाए हैं, हम किसी और के किए हुए काम का प्रयोग करेंगे, तो उस काम को प्रयोग करने से पहले कुछ सावधानी बरतनी तो जरूरी है। तो द्वितीयक आंकड़ों के बारे में जो सावधानियां हैं, प्रिकॉशंस हैं इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा, वो हमें पहले पता होनी चाहिए। क्या वो आंकड़े विश्वास के लायक है? क्या जो सोर्स है वो रिलायबल है? क्या हम
यूज करने जा रहे हैं वो अपने पर्पज के लिए सुटेबल है, क्या उपयोगी है जो हम काम करना चाहते हैं, क्या आंकड़े पर्याप्त है, आंकड़े कम तो नहीं है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले है द एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, संकलन संगठन की योग्यता। जिस संगठन ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये आंकड़े इकट्ठे किए हैं, क्या वो योग्य थी, या उसको कोई अनुभव नहीं था, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो उस संगठन के बारे में जान लेना चाहिए। क्या उसके जो काम करने वाले व्यक्ति थे वो योग्य थे, अनुभवी थे, पक्षपात तो नहीं करते थे। तो ऐसी बातें हमें पहले पता कर लेनी चाहिए। उसके बाद है उद्देश्य तथा क्षेत्र। जो आप काम करना चाहते हैं और जहां से आप आंकड़े उठा रहे हैं, मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अनुसंधान किया, वो किया गांव ढानी गोपाल के अंदर, लेकिन आपको जो डाटा चाहिए वो ज्यादातर चाहिए सनियाना गांव का। तो हो सकता है कि उद्देश्य एक रहा हो लेकिन क्षेत्र अलग अलग हो गया। आपको ढानी गोपाल का डेटा नहीं चाहिए, आपको सूचना कहाँ की चाहिए, सनियाना गांव की, तो आपका क्षेत्र अलग हो गया। कई बार हो सकता है कि पीछे वाले अनुसंधानकर्ता ने काम तो सनियाना के अंदर ही किया हो लेकिन उसका उद्देश्य अलग था। मान लीजिए उसने काम किया था कि जो पुरुष है उनका रहन सहन कैसा है, आप चाहते हैं कि गांव के अंदर महिलाओं का रहन सहन कैसा है, तो आपका क्षेत्र तो बिल्कुल एक है, हर एक घर के अंदर भी वो गया था, लेकिन उसने जो सूचना एकत्रित की वो की पुरुषों के बारे में, आप जानना चाहते हैं महिलाओं के बारे में, तो आपका उद्देश्य अलग हो गया। तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी कि जो प्रकाशित स्रोत है उसका उद्देश्य और क्षेत्र वही है जो आपका है। तीसरी बात आती है संकलन विधि, मेथड ऑफ कलेक्शन। क्या विधि रही है डाटा कलेक्ट करने की, क्या उसने पर्सनल इंटरव्यूज लिए थे, या टेलीफोन से डाटा कलेक्ट किया था, या फिर कोई प्रतिदर्श विधि, जनगणना विधि, या खुद जाकर गणक विधि द्वारा। तो क्या जो विधि प्रयोग की गई थी वो रिलायबल थी, विश्वास के योग्य थी? अगर ऐसा है तो आप आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है संकलन का समय और परिस्थितियां, टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो परिस्थितियां हैं, जो कंडीशंस हैं, जब अनुसंधानकर्ता ने आंकड़े इकट्ठे किए और अब जब हम वहां से सूचना प्राप्त करने चाहते हैं तो वो परिस्थितियां एक जैसी होनी चाहिए। जैसे कि हम अभी अनुसंधान करते हैं, इस समय में लॉकडाउन का समय है और हम घर जाते हैं, मान लीजिए मैं ही करता हूँ, आपके घर आता हूँ, आपके पेरेंट्स से पूछता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ कितना समय बिताते हैं। क्योंकि लॉकडाउन का समय है, वो बाहर जा नहीं सकते, तो ज्यादातर समय में वो आप लोगों के साथ ही बिताते हैं। इसी अनुसंधान को कोई और व्यक्ति 4 साल बाद प्रयोग करता है। वो भी जानना चाहता है कि जो पेरेंट्स हैं वो गांव के अंदर बच्चों के साथ कितना समय बिताते हैं, लेकिन अब का जो समय है और 4 साल बाद जो समय होगा उसमें फर्क होगा। वो इस डाटा को प्रयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि तब लॉकडाउन नहीं होगा, लोग अपने काम पर जाते होंगे, अपने दोस्तों के पास भी जाते होंगे, तो जो घर बिताने वाला समय है वो कम हो गया होगा। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद है इकाई की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। जो इकाइयां हमने ली है, जो मद हमने ली है, उनकी परिभाषा नहीं बदलनी चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि एक अनुसंधान करता था, उसने कई साल पहले अनुसंधान किया। उसने एक प्रश्न पूछा कि आप घर से बाहर कितना समय बिताते हैं। हम भी यही प्रश्न जानना चाहते हैं कि घर से बाहर कितना समय बिताते हैं। एक बात ध्यान रखिए, हम जो सूचना लेंगे वो उसके छपे हुए अनुसंधान से लेंगे, हम घर पूछने नहीं जाएंगे। लेकिन वो घर पूछने गया था। अब बात ये आती है, जब उसने उनसे पूछा कि आपके पापा से मान लो पूछा कि आप घर से बाहर कितना समय बिताते हैं, वो पूछना चाहता था कि काम करने के अलावा, क्योंकि आप घर से बाहर काम करने के लिए भी जाते हैं, उसके अलावा आप घर से बाहर कितना समय बिताते हैं, दोस्तों के पास या बाहर घूमने, किसी दुकान पर बैठ गए, ऐसे वाला समय वो कितना बिताते हैं।
लेकिन जो हम जानना चाहते हैं कि आप घर से बाहर समय कितना बिताते हैं काम के लिए। तो प्रश्न एक है, लेकिन दोनों की परिभाषाएं बदल गई हैं। तो ये परिभाषाएं नहीं बदलनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी हम उस डेटा का प्रयोग कर पाएंगे। अगला पॉइंट है शुद्धता, एक्यूरेसी। हो सकता है कि अनुसंधानकर्ता ने बहुत ज्यादा शुद्धता पर जोर ना दिया हो, उसने थोड़ी थोड़ी शुद्धता से काम चला लिया होगा। उसका अनुसंधान ऐसा था कि काम चल गया था, लेकिन हमारा अनुसंधान ऐसा है कि हमें बहुत उच्च स्तर की हाई एक्यूरेसी चाहिए, तो वो डाटा हमारे काम नहीं आ सकता। तो ये कुछ सावधानियां थी जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं, द्वितीयक आंकड़ों को जब हम संग्रह करते हैं, संकलन करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक आंकड़ों के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक है भारत की जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया। दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट एवं प्रकाशन, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। जो भारत की जनगणना है, इसके बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। ये दो ऐसे स्रोत है जहां से अपने को बहुत सटीक सूचना मिलती है और बहुत ज्यादा सूचनाएं हमें प्राप्त हो सकती है। थोड़ी सी बात करते हैं भारत की जनगणना के बारे में। तो भारत की जो जनगणना है वो एक 10 वर्षीय प्रकाशन है। इट इज पब्लिश्ड इन एवरी 10 ईयर्स। तो हमने बात की थी प्रकाशित स्रोतों की। आप देखिए, ये एक प्रकाशित स्रोत है, हर 10 साल के बाद इसका प्रकाशन किया जाता है। पहली जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी लॉर्ड मायो द्वारा। वो एक पूर्ण जनगणना नहीं थी, लेकिन शुरुआत उसी को माना जाता है भारत के लिए। और भारत की जो पहली संपूर्ण जनगणना शुरू हुई थी 1881 में, वो करवाई गई थी W.C. प्लोडेन द्वारा। उसके बाद हर 10 साल बाद भारत के अंदर जनगणना होती है। 1881 के बाद 1891 में, 1891 के बाद 1901 में, 1901 के बाद 1911 में। इस तरह ये सीरीज चलती आ रही है। और वर्ष 2021 के अंदर जो जनगणना होगी वो भारत की 16वीं जनगणना होगी। इसके लिए काम भी शुरू हो चुका था, लेकिन जो भी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हुआ है वो काम अब बंद हो गया है। जल्द ही शुरू हो जाएगा। और जो इससे पहले जनगणना कब हुई थी? वर्ष 2011 में। विश्व के अंदर सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, इसे कहा जाता है। सबसे बड़ों में से एक है भारत की जनगणना। बहुत विश्वसनीय स्रोत है आंकड़ों के लिए, सूचना के लिए भारत की जनगणना। जो भारत की जनगणना है ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर भारत द्वारा प्रकाशित किया जाता है। द्वितीयक आंकड़ों का एक व्यापक स्रोत है और इसका संबंध भारत में जनसंख्या के आकार, इसकी जनांकीय परिवर्तन के विभिन्न पक्षों से है, जिसके अंदर आता है जनसंख्या प्रक्षेपण, पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस, मतलब हर साल या इतने साल बाद भारत की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कितनी हो जाएगी, जनसंख्या का आकार कितना है, ग्रोथ यानी कि वृद्धि दर कितनी है, वितरण कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि कहाँ पर जनसंख्या ज्यादा रहती है, कौन सी जगह पर कम लोग रहते हैं। जनसंख्या का घनत्व, लिंग संरचना, डेंसिटी, सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कितने पुरुष है, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, ये सब सेंसस के अंदर स्टडी किया जाता है। साक्षरता की अवस्था कैसी है, कितने लोग साक्षर हैं, बच्चे कितने साक्षर हैं, बहुत सारा डाटा होता है। मतलब हर एक भारत के बारे में, की जनसंख्या के बारे में, लोगों के बारे में जो भी सूचना है वो हमें यहाँ से मिल सकती है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट एवं प्रकाशन। द्वितीयक आंकड़ों के प्रकाशित स्रोत में हमने पढ़ा था कि कुछ संगठन है, सरकारी संगठन, तो उनमें से एक ये भी है। तो ये क्या रिपोर्ट देता है? इसके अंदर हमें मिलता है ग्रामीण तथा शहरी भागों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के आंकड़े। जो भी आर्थिक क्रियाएं होती है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, उनके लिए जितने भी आंकड़े हैं वो ये संगठन देता है। कब प्रकाशित होते हैं? NSSO, इसका अर्थ है नेशनल
स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके त्रैमासिक क्वार्टरली जो जनरल होते हैं उसके अंदर प्रकाशित होते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन ये जो सर्वेक्षण है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अधीन आता है। और ये क्या क्या सूचनाएं उपलब्ध करवाता है उसके बारे में थोड़ी बात करें। इसके द्वारा जो सूचनाएं हमें मिलती है उसमें मुख्यतः है भूमि और पशु जोत के बारे में, लैंड कितना है और लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स कितनी है लोगों के पास, भवन दशाएं तथा प्रवास, लोगों के जो घर हैं उनकी दशाएं कैसी है, लोग प्रवास कैसे करते हैं, जो माइग्रेटेड होकर लोग आते हैं वो कैसे रहते हैं, देश के अंदर रोजगार की स्थिति कैसी है, एम्प्लॉयमेंट है, रोजगारी है, बेरोजगारी है, किस गांव के अंदर, किस शहर के अंदर, ये सब आंकड़े हमें एनएसएसओ प्रोवाइड करवाता है। भारत के अंदर उपभोक्ता व्यय कितना है, जिसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यय शामिल किए जाते हैं। तो ये सारी सूचनाएं हमें मिलती है एनएसएसओ से। ये पार्ट हमारा यहीं पर खत्म होता है, समाप्त होता है, जिसके अंदर हमने बात की है द्वितीयक आंकड़ों की, सेकेंडरी डाटा की, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आता है, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ क्लियर कर दी जाए। धन्यवाद।